लोक जीवन में अपन ने पढ़ा पोथी चित्रण, एक पढ़ा था अपन ने मांडना, मानना चित्रण। इसके अलावा अपन ने फड़ चित्रण भी पढ़ा था क्या? यस सर। इसके अलावा क्या पढ़ा था? देखो भित्ति। हाँ शाबाश। देखो जो पोथी चित्रण, मांडना चित्रण और फड़ चित्रण प्रक्रिया थी, ध्यान से सुनेंगे सब, विशेषताएं ही पढ़ेंगे अपन, ये लास्ट टॉपिक अपना। इसके बाद में अपनी राजस्थानी शैली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी समस्या है, किसी को भी समस्या है वो पूछ लेना। देखो पोथी चित्रण है जो किसी दो या दो से अधिक, इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक चित्रों के द्वारा या चित्रों की श्रृंखला को पोथी चित्रण कहा जाता है। जैसे अपन ने एक चित्र बनाया, किसी एक अपने स्कूल के किसी एक टीचर का चित्र बनाया, और फिर सभी धीरे धीरे करके अपन ने सभी टीचर्स का चित्र बना लिया, और उसके बाद में सभी स्टूडेंट्स का चित्र बना लिया, और सभी चित्रों को अपन एक जगह करके एक एल्बम तैयार कर लिया, एक पुस्तक तैयार कर ली, किताब तैयार कर ली, पोथी तैयार कर ली। उसको अपन पोथी चित्रण के नाम से जानते हैं, उसको अपन पोथी चित्रण कहते हैं। यही होता है पोथी चित्रण। इसके अलावा अपन ने मांडना की बात की थी, तो मांडना राजस्थानी लोक कला है, ये राजस्थानी लोक कला है। इसको समाहित और राजस्थानी लोक कला में सबसे प्रसिद्ध नाम मांडना का ही आता है, क्योंकि दोनों ही मानी जाए तो दोनों ही लोक कला है वैसे, ठीक है, दोनों ही लोक कला है, लेकिन प्रसिद्ध लोक कला मांडना कहलाती है। कभी भी ये नहीं लिखना है अपने को कि राजस्थानी लोक कला में दो हैं, मांडना फिर फड़, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी किसी से भी आपसे पूछा जाए राजस्थानी लोक कला कौन सी है, मांडना चित्रण, बस दैट्स ऑल। यहीं पे अपने को यही बोलना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। फिर आपसे और पूछा जाए नेक्स्ट के मांडना के अलावा भी कोई राजस्थान की लोक कला के अंतर्गत आता है क्या? जी हाँ आता है। कौन सा? फड़ चित्रण। फड़ चित्रण में क्या होता है? मांडना चित्रण तो वो होता है जो ग्रामीण महिलाएं अपने घर की दीवार पर या आंगन में कुछ व्हाइट कलर से और जो रेड लाल मिट्टी होती है उससे, व्हाइट से जो चूने का बनता है और लाल मिट्टी से, दोनों से मिलकर एक चित्र का लाइनिंग के माध्यम से चित्रण का निर्माण किया जाता है। लाइन के माध्यम से एक चित्रण का निर्माण करते हैं, उसे ही मांडना कहते हैं, ठीक है। फड़ चित्रण वो हो गया जो किसी एक कपड़े पर किसी लोक देवी देवता या लोक देवता की पूरी कहानी को चित्रित किया जाता हो एक पूरे कपड़े पे, और कपड़े के दोनों ओर दो बांस लगा दिए जाते हैं, ठीक है, और बांस से उसको वापस ऐसे गोल करके उसको पैक कर लिया जाता है। ये फड़ चित्रण कार्य भोपा लोग करते हैं, भोपा, ठीक है। ये भोपा इस फड़ चित्रण को गायन के माध्यम से सुनाते हैं। ये फड़ चित्रण है ये भीलवाड़ा की सुप्रसिद्ध कला है। राजस्थान में भीलवाड़ा क्षेत्र है, जिसमें भी भीलवाड़ा में भी शाहपुरा क्षेत्र आता है एक, तो भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र की ये सुप्रसिद्ध कला है। और यहाँ के जो जोशी परिवार है, ये अपनों को जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, सिर्फ फड़ चित्रण तक ही अपन सीमित है, लेकिन फड़ चित्रण के आगे सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, फड़ चित्रण कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा शाहपुरा राजस्थान, ठीक है, भीलवाड़ा शाहपुरा राजस्थान। और यहाँ पर भी जोशी परिवार है जो लगभग 7 पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। वो फड़ चित्रण का ही काम करते हैं, वो फड़ चित्र ही बनाते हैं, ठीक है। जैसे आधुनिक काल में अभी एक चित्रकार हैं अभिषेक जोशी जी, वो कोरोना काल पर उन्होंने एक फड़ चित्रण तैयार किया था, जो जिनके लिए उनको राष्ट्रीय गिनीज बुक में भी उनका नाम अंकित किया गया है। तो ऐसे ये फड़ चित्रण कार्य भी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा एक बात आती है अपने भित्ति चित्र की, तो ये भित्ति चित्र है, ये भी क्या राजस्थान की प्रमुख लोक कला के अंतर्गत ही मानी जाती है, लोक जीवन के अंतर्गत ही मानी जाती है, क्योंकि भित्ति चित्रण किसी एक कहानी को, पर्टिकुलर किसी एक राजस्थान की या किसी क्षेत्रवादी कहानी को चित्रित किया जाता था, किसी एक क्षेत्र की कहानी को चित्रित किया जाता था। तो उस जो कहानी को चित्रित किया जाता था, और वो भी दीवार पर, वो भित्ति चित्र कहलाते थे। और उसी को कारण राजस्थान में उसका और भी वर्चस्व हुआ और वर्चस्व बढ़ा, मतलब भित्ति चित्रण का और भी वर्चस्व बढ़ा, और लोग जगह जगह अपने महल की दीवारों पर क्या करवाने लगे? भित्ति चित्रों का निर्माण करवाने लगे, ठीक है। तो
तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये अपन ने एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया था, लोक जीवन। इसमें किसी को कोई समस्या है क्या? भाव प्रधान पढ़ रहे हैं अपन। भाव प्रधान में अपन ने रस सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। भाव एक व्यक्ति के मनोभावों को दर्शाया जाता है। राजस्थानी चित्र शैली है, उसमें मनोभावों को ज्यादातर दर्शाया गया है। मनोभावों को कैसे कि अपने को चित्र को देखते ही यह पता चल जाता है कि ये कहानी क्या कहना चाह रही है, सिर्फ चित्रों के माध्यम से। चित्र जगह जगह चित्र बनाए गए, उसमें ऐसा तो है नहीं लिखा हुआ है कि एक राजा था, एक रानी थी, एक नायक था, एक नायिका थी, एक कृष्ण था, राधा थी, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी वो चित्र बने हुए हैं, और अपन अगर उन चित्रों को देखते हैं तो चित्रों को देखते ही अपन समझ जाते हैं कि ये चित्र कहना क्या चाह रहा है। पूरी कहानी समझ जाते हैं उस चित्र के माध्यम से ही। इसका मतलब उस चित्र में वैसे भाव उत्पन्न हैं, वैसे भाव हैं उसके अंदर कि अपन देखते ही समझ जाते हैं। कई बार मैंने कहा भी होगा आपसे कि किसी एक चित्र का निर्माण अपन करते हैं, उस चित्र को निर्माण करने वाला कलाकार अगर दुखी है बहुत ज्यादा, तो उस चित्र में ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ उदासीन चित्र जरूर बनेगा। चित्रकार अगर असली चित्रकार है तो वो देखते ही बता देगा कि ये जो चित्र बनाया है ये कलाकार दुखी है, या फिर बहुत ज्यादा प्रसन्न है कलाकार और उसने चित्र बनाए हैं, तो जो चित्रकार होगा, श्रेष्ठ चित्रकार, वो देखते बता देगा कि ये चित्रकार जिसने चित्र बनाया है वो बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है वो चित्रकार। इसका मतलब इस चित्र के माध्यम से ये पता चल रहा है। तो इस हिसाब से उसमें भाव, वैसे ही भाव उसमें डाले जाते हैं जैसा व्यक्ति खुद होता है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं समझो, और मैंने कोई चित्र बनाया तो उसमें प्रसन्नता का भाव अवश्य आता है, जरूर आता है, किसी भी हालत में आएगा। इस हिसाब से क्या होगा कि इस हिसाब से ये होगा कि उसमें भाव की प्रधानता रहेगी। और राजस्थानी लघु चित्र शैली में तो भाव की प्रधानता प्रत्येक चित्र में पाई गई। तो भाव प्रधान विषयों से संबंधित अपन बात कर रहे हैं, तो विशेषताओं से संबंधित, तो भाव प्रधान में रस सिद्धांतों की जरूर एक बात होती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, मान लो बहुत ज्यादा प्रसन्न है कोई व्यक्ति और उसको एक अचानक कोई व्यक्ति दूसरा दिखता है जो उसके बिल्कुल गुस्से में हो जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिससे वो बहुत घृणा करता हो और वो उसको अचानक दिख जाता है, तो वो कितना ही प्रसन्न हो, अचानक वो क्या हो जाएगा, गुस्से में हो जाएगा। ये उसके मनोभाव हैं, भाव हैं, आंतरिक भाव हैं जो तुरंत परिवर्तित होते हैं। तो ये जो चित्र में आंतरिक भाव आते हैं, इनका भी अपन विश्लेषण राजस्थानी शैली में अच्छे से करते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता मानी गई है इसकी, ठीक है। इसके साथ साथ ये भाव प्रधान के साथ साथ इसमें श्रृंगार प्रधान को भी स्थान दिया गया है। भाव प्रधान में ही श्रृंगार प्रधान को भी स्थान दिया गया है। इस श्रृंगार के माध्यम से भी अपन किसी व्यक्ति को तुरंत पहचान सकते हैं कि ये कौन था और कौन नहीं था। एक साधारण पुरुष को चित्रित किया गया जिसमें बिल्कुल वो सिर्फ धोती और कुर्ता पहनाया गया उसको, और बिल्कुल नंगे पैर वो आ रहा है, ठीक है। उसके सामने ही बिल्कुल कृष्ण के जैसे उसके पूरे मुकुट वगैरह, उसके कानों में कुंडल वगैरह, हार वगैरह, मोतियों की हार वगैरह, उसको बहुत अच्छा बनाया है। तो अपन तुरंत समझ जाएंगे कि ये कोई भिक्षुक है या कुछ मांगने वाला है या कोई साधारण व्यक्ति है, और ये जो सामने है ये भगवान कृष्ण है। मतलब अपन तुरंत समझ जाते हैं उस बात को। तो वो जो भाव प्रक्रिया से समझते हैं वही भाव प्रधान रस प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसमें किसी को समस्या हो तो बताओ। भाव प्रधान। तीसरा टॉपिक रहा अपना वर्ण विधान। वर्ण को रंग कहते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। और अगर चित्रकला के विद्यार्थी हैं आप, तो आप रंग को हमेशा वर्ण से ही संबोधित करेंगे, क्योंकि वर्ण एक बहुत अच्छी परिभाषा है रंग की, ठीक है। तो रंग जो है, रंग और वर्ण में यह कोई अंतर नहीं है, नाम का ही फर्क है। जैसे किसी को नाम कोई और हो स्कूल में और उसको घर पे किसी और नाम से पुकारते हो, तो वो जो नाम है वो है तो एक, इंसान तो एक ही है। वैसे भी ये एक ही बात है, रंग और वर्ण एक ही बात है, याद रखेंगे हमेशा। वर्ण को रंग कहते हैं, रंग को वर्ण कहते हैं, कभी कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसमें। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको राजस्थानी शैली के चित्रों का वर्ण विधान या वर्ण वैविध्य को समझाइए। अब आप सोचेंगे ये तो कभी सर ने पढ़ाया ही नहीं था, वर्ण वैविध्य क्या होता है। तो वही यही है, वर्ण विधान, वर्ण वैविध्य, वर्ण विभिन्नता, रंगों का संक्षिप्तीकरण, रंगों के विश्लेषणात्मक विधियां, ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं, वर्ण विधान के अंतर्गत। तो वो सब कुछ अपन इसी में पढ़ रहे हैं, तो कोई कंफ्यूज न हो। देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा पीले, नीले, लाल, हरे, श्वेत, श्याम आदि वर्ण का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। आदि वर्णों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज्यादा। इसके अलावा एक रंग और है इसमें, जो जैसे गुलाबी,
इस रंग का भी अत्यधिक मात्रा में इसमें प्रयोग हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखो वर्ण विधान रंगों के माध्यम से, जैसे आप अपने सबको पता है कि आजकल जो प्रवृत्ति है इसमें रंगों के माध्यम से धर्म की पहचान कर ली जाती है। रंगों के माध्यम से तो धर्म की भी पहचान हो जाती है। मतलब रंग मनुष्य के जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। रंग बहुत महत्वपूर्ण, अगर अपनी ये, क्योंकि अपन है चित्रकला के विद्यार्थी, अपन डीपली जाके पढ़ सकते हैं रंग के बारे में। रंग और अपने महत्वपूर्ण चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण तत्व वर्ण है। अगर वर्ण रंग की परिभाषा, वर्ण का परिचय आपको नहीं आता है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसका अपने को बहुत डीपली अध्ययन करना पड़ता है वर्ण का। रंग तो अपने को सब कुछ आना ही चाहिए रंग के बारे में, ठीक है, चाहे वो बुक में हो न हो, चाहे वो आपके पास एग्जाम में आए चाहे ना आए, लेकिन वर्ण का आपको बहुत अच्छी तरीके से पहचान होनी चाहिए वर्ण की, ठीक है। कईयों को तो ये नहीं पता होता कि ये जैसे किसी ने शर्ट पहन लिया कि ये शर्ट किस कलर का है, कि होगा हरा, जब हो वो नीला बोलते हैं उसको हरा, मतलब रंगों की पहचान नहीं होती। तो रंगों की पहचान करना बहुत जरूरी है अगर चित्रकला के विद्यार्थी हैं आप। तो जैसे वर्ण विधान में क्या होता है कि किसी अपने क्षेत्रवाद में देखो आप कि आपको कुछ कलर इतने इफेक्टिव करते हैं, इतने कन्वर्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं कि कुछ कलर के बदौलत, जैसे आपको कुछ, जैसे किसी को मान लो नीला कलर पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है नीला कलर, नीले कलर की वो यूनिफॉर्म, नीले कलर के कपड़े वगैरह पहनता है वो, लेकिन अगर उसके अपोजिट कोई दूसरा, उसको लाल कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, और जैसे मान लो कोई दूसरा लाल कलर पहनता है तो उसको लाल कलर बहुत अजीब सा लगता है, चाहे वो औरों को बहुत अच्छा लग रहा हो लेकिन उसको बहुत भद्दा लगता है वो। तो इस हिसाब से अपन वर्णों की महत्व को भी समझना जरूरी है कि कौन सा रंग किस महत्व में, और अपन ने पढ़ा भी है कि लाल रंग किसका प्रतीक होता है, नीला किसका प्रतीक होता है, ये सब जो होते हैं ये प्रतीक होते हैं हर चीज के, और ये अपने धर्म से भी रिलेटेड है। धर्म में भी इसको एक रंग को मान्यता दी गई है, धर्म में भी एक रंग को पूर्णतः मान्यता दी गई है। और उस हिसाब से जैसे काला रंग किसी का क्या, काले रंग से किसी से क्या जुड़ा हुआ है, सफेद से किसी से क्या जुड़ा हुआ है, हरे से कौन सा धर्म जुड़ा हुआ है, केसरी से कौन सा धर्म जुड़ा हुआ है, ऐसे हर रंग से एक एक धर्मों की भी पहचान की गई है, और एक एक हर रंग से ही पहचान पता चल जाती है कि ये किस हिसाब से क्या होगा, ठीक है। तो राजस्थानी चित्रकला जो है इसमें वर्ण की तो बहुत महत्ता है, वर्ण की बहुत महत्ता है। इसमें हर क्षेत्रवादी शैली के अंतर्गत हर क्षेत्रवादी शैली, मतलब जैसे मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, इनकी बात नहीं कर रहे अपन, इनके अंदर जो शैली है बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, ठीक है, जैसलमेर, ऐसी जो शैलियां हैं, इन शैलियों के माध्यम से अनेक प्रकार के रंगों की विविधता का पता चलता है। कैसे? जैसे एक रंग, किसी एक शैली के अंदर एक रंग का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया हो, एक शैली, ऐसी राजस्थानी शैली की प्रत्येक शैलियों में एक रंग की विविधता जरूर है, और अपन ने पढ़ा भी है कि इसमें नीले रंग की विधानता है, या नीले रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया है, इसमें लाल रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया है, इसमें गुलाबी रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया है। ऐसे हर शैली में एक ना एक रंग को प्रधान बनाया गया है, ठीक है। जैसे अपन ने अभी अभी पढ़ा था कि एक चित्र के अंदर कौन सा चौगान खिलाड़ी पढ़ा था क्या, जिसमें हरे रंग की प्रधानता थी, तो वो एक रंग को प्रधान के रूप में हर चित्र में रखा जाता है जिससे कि वो रंग ज्यादा इफेक्टिव हो। ऐसे ही आजकल के जो आधुनिक कलाकार वो भी एक रंग को ज्यादा ज्यादा मान्यता देते हैं। जैसे मैंने कल परसों बताया था संत कुमार है, वो नीले रंग की प्राथमिकता देते हैं। ऐसे ही अपने एक मोहम्मद अब्दुल रहमान नाम के कलाकार थे, ठीक है, उन्होंने किस गुलाबी रंग का, हर चित्र में उसने एक गुलाबी रंग का फूल जरूर बनाया है, हर चित्र में एक गुलाबी रंग का फूल बनाया उन्होंने। तो लोगों की पहचान हो जाती है, लोगों की पहचान, लोग हर वर्ग करने से पहले एक रंग को मान्यता देते हैं, एक रंग को वो निजित्व रखते हैं, जिससे उस रंग की प्रधानता हर चित्र में, उसके हर चित्र में पाई जाएगी, जिससे कि बाहरी लोग उसको देखकर समझ जाएंगे कि ये चित्र 100% उसी का बनाया हुआ होगा, क्योंकि एक रंग की प्रधानता हो जाती है उसमें, ठीक है। जैसे मैं खुद स्वयं मेरी बात बताता हूँ, मैं जो भी पेंटिंग वगैरह, जो भी चित्र कृत्य बनाता हूँ, उसमें हल्के से नीले रंग की ज्यादा प्रधानता रहती है। हालांकि लाल रंग भी मेरा महत्व कलर है उसके अंदर, पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, पसंदीदा कलर की बात नहीं कर रहा। पेंटिंग में लाल रंग और नीले रंग की प्रधानता रहती है। वैसे मैं ज्यादातर जो चित्र बनाता हूँ अमूर्त चित्र बनाता हूँ, अमूर्त चित्र, और इसके साथ साथ मैं म्यूरल चित्र बनाता हूँ। म्यूरल होता है उभरा हुआ चित्र, म्यूरल आपने पढ़ा भी होगा, म्यूरल, ये म्यूरल चित्र में ज्यादा बनाता हूँ। अभी हाल ही में मैंने म्यूरल बना के और राजस्थान ललित कला अकादमी में जमा करवाया है,
ठीक है, तो वो इसमें क्या होता है कि एक पहचान एक व्यक्ति की अलग से होती है। अब जैसे म्यूरल चित्र है राजस्थान में, अगर टॉपिंग में इस बार राजस्थान ललित कला अकादमी ने मेरा अगर म्यूरल सेलेक्ट कर लिया तो राजस्थान का एकमात्र मैं कलाकार बन जाऊंगा जो म्यूरल में पारंगत हो, जिसने म्यूरल ही बनाया हो सिर्फ, क्योंकि मैंने बहुत से म्यूरल बनाए हैं। अगर ये सेलेक्ट होता है तो इस हिसाब से एक एक कलर की प्रधानता अपने राजस्थानी शैली में पाई गई है। जैसे पीले, नीले, लाल, हरे, श्वेत, श्याम और गुलाबी। देखो श्वेत और श्याम रंग तो बहुत ज्यादा पाए गए हैं, बहुत ज्यादा इसलिए पाए गए हैं कि कृष्ण की लीला में श्याम रंग, कृष्ण में श्याम रंग का प्रयोग ज्यादा किया गया है। ठीक है, या तो नीले रंग का या श्याम रंग का, इन दो रंगों का उसमें ज्यादा प्रयोग हुआ है कृष्ण की। इसके हिसाब से बाकी बाहरी जो आवेश था, जैसे कृष्ण को दिखाया किसी साधु के रूप में, तो साधु के रूप में दिखाया तो उनको पीले रंग के कलर में बना दिया। ठीक है, ऐसे उनको अलग अलग रंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो राजस्थान शैली की एक प्रधान विशेषता है। आपको अगर पूछा जाए कि आप विशेषताओं में लिखा जाए आपको, तो आप विशेषताओं में कैसे लिखेंगे इसको? ये भी तो बात है ना भाई, मैंने तो इसको आपको समझाने के लिए कहानियां बता दी, लेकिन आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि राजस्थानी चित्रकला में प्रत्येक शैली के एक वर्ण विविधता की पहचान है, प्रत्येक शैली में एक रंग को महत्व जरूर दिया गया है। राजस्थानी शैली के मुख्य उपशैलियों में पीले, नीले, लाल, हरे, श्वेत, श्याम, गुलाबी रंगों का प्रयोग अधिक से अधिक किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण को नीले या श्याम वर्ण में चित्रित किया गया है। इस हिसाब से प्रत्येक चित्रकारी में या प्रत्येक चित्र में कहीं ना कहीं रंग विविधता देखने को मिलती है। राजस्थान की संस्कृति के हिसाब से, राजस्थान के लोक कला के हिसाब से यहाँ पर लाल रंग की भी प्रधानता पाई गई है, क्योंकि लाल रंग की पगड़ी की प्रधानता होती है अपने राजस्थान में, इसलिए तो संस्कृति की विविधता के अनुसार यहाँ पर लाल रंग की प्रधानता भी पाई गई है। तो ये हो गया अपना वर्ण विधान। यहां तक किसी को समस्या है? कोई बोलो जल्दी। जैसे कि आपको पता है कि देश काल की अनुरूपता, इसके नाम से ही अपने को पता चल गया कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। देश काल की अनुरूपता का अर्थ हो गया भाई, जैसे अपन देश, जिस देश में अपन रह रहे हैं, जिस राज्य की ये कल्चर चला है, जिस राज्य की ये परंपरा रही है, जिस राज्य में ये चित्रकला पनपी है, उस राज्य की इसमें जरूर विविधता देखने को मिली है, अनुरूपता देखने को मिली है, एकता देखने को मिली है। कैसे? जैसे राजस्थानी चित्र बने हैं इसमें, तो देश काल मतलब जो राजस्थान की कल्चर है, जो राजस्थान की संस्कृति है, उसको इसमें ज्यादा महत्व दिया गया है। राजस्थान की संस्कृति को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। देखो यहाँ पर राजपूत सभ्यता थी और सारे जो